21 जुलाई 2025 बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2006 के मुंबई ट्रेन बम विस्फोटों के लिए दोषी ठहराए गए 12 लोगों को बरी कर दिया। इस विस्फोट में 187 लोग मारे गए थे और 800 से अधिक घायल हुए थे। देश में कोई बम विस्फोट हो या आतंकी हमला हो, पूरे मुस्लिम समुदाय को शक की निगाहों से देखा जाने लगता है। कुछ मुसलमानों की गिरफ्तारी होती है और कई हाई प्रोफाइल मामलों में सालों वो मुसलमान जेल की चहारदीवारी में कैद रहते हैं। जुडिशियल प्रोसेस चलता रहता है और सालों बाद एक फैसला आता है कि पकड़े गए सारे आरोपी निर्दोष हैं, इन्हें बाइज्जत बरी किया जाता है। बाइज्जत बरी। 10 से 12 सालों तक देश के खिलाफ किसी घटना के आरोप में कैद हुआ एक मुसलमान अगर अदालती फैसले के बाद बाहर आ भी जाए तो भी समाज उसे इज्जत से अपना लेता है क्या? इज्जत तो बड़ी सब्जेक्टिव चीज है। क्या उसकी जिंदगी के वो 10-12 साल लौट कर आ पाते हैं? बिना किसी गुनाह के सालों साल कैद में रहने के कारण उसकी जिंदगी, उसके मेंटल हेल्थ पर जो असर पड़ता है, क्या उसे कोई कंसिडरेशन में लेता है? दिल्ली दंगों के कारण 4-5 सालों से बिना ट्रायल के जेल में कैद उमर खालिद जैसे स्टूडेंट लीडर्स का हश्र भी यही होगा क्या? निर्दोष मुसलमानों को आरोप के बिना पर सालों साल जेल में कैद रखने के पीछे कौन सी मेंटलिटी काम कर रही? अब एक और सवाल, अगर सारे आरोपी जिन्हें पहले दोषी भी बताया जा चुका है निर्दोष है, तो अपराध किया किसने? न्यूज दैट मैटर्स के इस वीडियो में बात इन्हीं सवालों पर। नमस्कार, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स। 11 जुलाई 2006 लोग रोज की तरह अपने अपने ऑफिस से थक हार कर घर लौट रहे थे। मुंबई की लोकल ट्रेन्स हमेशा की तरह खचाखच भरी हुई थी। किसी ने नहीं सोचा था कि यह सफर बहुतों के लिए आखिरी साबित होगा। ठीक शाम के 6:24 से लेकर 6:35 तक, यानी महज 11 मिनट के अंदर मुंबई के 7 अलग अलग लोकल ट्रेन्स में सिलसिलेवार धमाके हुए। खार रोड, बांद्रा, जोगेश्वरी, माहिम, माटुंगा, बोरीवली और मीरा रोड, हर जगह का नजारा एक जैसा था। खून, चीखें, लाशें। इन धमाकों में 187 लोग मारे गए और 800 से ज्यादा जख्मी हुए। किसी को कुछ समझ नहीं आया कि अचानक हुआ क्या। शुरुआत में अफरा तफरी मच गई। लोगों ने सोचा गैस सिलेंडर फटा है या कोई हादसा हुआ है, लेकिन धीरे धीरे साफ होने लगा कि एक प्लान किया गया आतंकी हमला था। ट्रेन के डिब्बों में प्रेशर कुकर बम रखे गए थे। प्रेशर कुकर बम यानी खाना बनाने वाले प्रेशर कुकर में अगर बारूद, लोहे की कीलें, बॉल बेरिंग और डेटोनेटर भर दिए जाए तो वो एक जानलेवा हथियार बन सकता है। इसका ढक्कन कसकर बंद होता है, जिससे अंदर प्रेशर जमा हो जाता है। टाइमर या मोबाइल डिवाइस से जुड़ा डेटोनेटर जैसे ही एक्टिवेट होता है, प्रेशर कुकर फटता है और लोहे की कीलें चारों तरफ गोली की रफ्तार से उड़ती हैं। इन बमों को बड़ी ही चालाकी से लोकल ट्रेन्स के डिब्बों में रखा गया था और टाइमर ऐसे सेट किए गए थे कि एक के बाद एक धमाके होते जाए। पहला धमाका हुआ, दूसरा, फिर तीसरा और एक के बाद एक 7 धमाके हुए। ये किसी एक इंसान का काम नहीं हो सकता था, ये एक बड़ी आतंकी साजिश लग रही थी। देश भर में हड़कंप मच गया। महाराष्ट्र सरकार पर दबाव बढ़ा के दोषियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। जांच शुरू हुई। पुलिस और एटीएस यानी एंटी टेररिज्म स्क्वाड को जगह जगह से खुफिया सूचना मिलने लगी कि धमाकों में स्थानीय मुस्लिम लड़के शामिल हो सकते हैं। और फिर शुरू हुआ एक सिलसिला छापेमारी, गिरफ्तारियों और कन्फेशन के नाम पर जबरदस्ती का। कहा गया कि ये लड़के स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया यानी सिमी और इंडियन मुजाहिदीन जैसे संगठनों से जुड़े हुए हैं। कई लोगों को अलग अलग शहरों से पकड़ा गया। उस वक्त कोई ये सवाल नहीं पूछ रहा था कि सबूत क्या है। सबूतों के नाम पर कबूलनामे दिखाए गए, टीवी डिबेट्स में नाम चलने लगे, फोटो छपने लगे और एक बड़ी आबादी ने मान लिया कि हाँ, यही वो लोग हैं। पुलिस ने दावा किया कि इन लोगों ने बम बनाने की ट्रेनिंग ली थी और पाकिस्तान से पैसा आया था। इस हमले के लिए कुल 13 लोगों को आरोपी बनाया गया। इनका केस मकोका की स्पेशल अदालत में चला। साल 2015 में मकोका कोर्ट ने 13 में से 12 आरोपियों को दोषी पाया, जिनमें से 5 आरोपियों कमाल अंसारी, मोहम्मद फैसल, एहतशाम सिद्दीकी, नवीद हुसैन और आसिफ खान को बम लगाने, आतंकी ट्रेनिंग लेने और साजिश रचने जैसे आरोपों में फांसी की सजा दी गई। वहीं तनवीर अंसारी, माजिद शफी, मोहम्मद अली आलम शेख, साजिद मरहूब, मुजम्मिल शेख, सुहेल शेख और जमीर शेख को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। बाकी बचे एक आरोपी वाहिद शेख को मकोका कोर्ट ने बरी कर दिया।
वाहिद शेख पहले स्कूल टीचर थे। जेल से रिहा होने के बाद उन्होंने एक्टिविज्म शुरू किया और बाकी लोगों के लिए इनोसेंस नेटवर्क नाम का अभियान चलाया। उन्होंने जेल में बिताए सालों पर एक किताबें लिखी बल्कि, और भारत के जेल व्यवस्था पर रिसर्च किया और इसी पर पीएचडी तक पूरी की। इस मामले में एक जमीयत उलेमा हिंद, जो पहले एक धार्मिक संगठन था, अब एक लीगल सपोर्ट नेटवर्क, ने कानूनी लड़ाई में बड़ी भूमिका निभाई। साथ ही वहाब शेख, शरीफ शेख, युग चौधरी, पायोशी रॉय, वरिष्ठ वकील नित्या रामकृष्णन और ओडिशा हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस एस मुरलीधर जैसे कई नाम इस लड़ाई में जुड़े रहे। इनके सहयोग से ही मकोका कोर्ट के फैसले के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने पाया कि पुलिस के द्वारा दिए गए सबूत अधूरे हैं और न ही फोरेंसिक रिपोर्ट पुलिस की कहानी की पुष्टि करती है, न ही कोई गवाह। इस केस में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि आरोपियों के कबूलनामे जो पुलिस ने दिखाए वो टॉर्चर से लिए गए थे। पुलिस के इस पूरे केस की नींव ही इतनी कमजोर थी कि चार्जशीट में कई विरोधाभास थे। आरोपियों को पहले और दूसरे बयान एकदम कॉपी पेस्ट थे। एक ही आरोपी के दो अलग अलग जगहों पर ब्लास्ट का मास्टरमाइंड बताया गया। ऐसे में अदालत ने अब जाकर कहा है, आपके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, आप सबको बरी किया जाता है। यानी 19 साल जेल में रखने के बाद कोर्ट कह रहा है कि आपके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। 19 साल एक इंसान के जिंदगी का वो अहम हिस्सा जिसमें करियर बनता है, परिवार बसता है, बच्चे स्कूल जाते हैं और माँ बाप बुढ़ापे में सहारे की उम्मीद करते हैं। लेकिन इन लोगों के 19 साल सिर्फ कैद खाने की सलाखों के पीछे बीत गए, बिना किसी अपराध के। इन 19 सालों को ना कोर्ट वापस लौटा सकता है, ना ही किसी मुआवजे से इसकी भरपाई हो सकती है। अब अगर आपको लगता है कि यह किसी मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते हुआ होगा, तो यही आपकी सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि इस तरह का यह कोई इकलौता उदाहरण नहीं है। 2006 में ही मालेगांव, महाराष्ट्र में शबे बारात के दिन मस्जिद के पास धमाके हुए, 37 लोग मारे गए, 100 से ज्यादा घायल हुए। पुलिस ने तुरंत कुछ मुस्लिम युवाओं को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें नासिर बिलाल, शब्बीर गनू, रईस अहमद और सलीम काजमी शामिल थे। कहा गया कि ये लोग सिमी से जुड़े हैं और जिहादी मानसिकता के हैं। लेकिन 2011 में एनआईए ने जांच में बताया कि हमले में शामिल असली लोग हिंदुत्ववादी संगठन से थे, जिनमें स्वामी असीमानंद, कर्नल पुरोहित और साध्वी प्रज्ञा का नाम सामने आया। 2016 में कोर्ट ने सभी मुस्लिम आरोपियों को बरी कर दिया। इनमें से कुछ ने 5 से 9 साल तक जेल में बिताए थे। ठीक ऐसा ही कुछ हैदराबाद में 2007 के मक्का मस्जिद ब्लास्ट केस में हुआ। धमाके में 9 लोग मारे गए, 58 घायल हुए। मक्का मस्जिद ब्लास्ट के बाद आंध्र प्रदेश पुलिस ने करीब 200 से ज्यादा लोगों को पकड़ा, जिनमें ज्यादातर मुस्लिम युवक थे। 21 लोगों के खिलाफ चार्जशीट भी दायर की गई। पुलिस ने एक शख्स बिलाल को इस साजिश का मास्टरमाइंड बताया, जिसे बाद में पुलिस एनकाउंटर में मार गिराने का दावा भी किया गया, मगर कई मानवाधिकार संगठनों ने कहा एनकाउंटर फर्जी था। जनवरी 2009 में अदालत ने भी कहा कि बिलाल के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं है और उसे बरी कर दिया गया। इसके बाद केस सीबीआई को सौंपा गया। सीबीआई ने 2 साल तक जांच की और पाया कि इसमें कुछ हिंदुत्ववादी संगठनों का हाथ हो सकता है। सीबीआई ने 3 लोगों पर चार्जशीट दाखिल की। देवेंद्र गुप्ता, जो आरएसएस प्रचारक था, लोकेश शर्मा, एक प्रॉपर्टी डीलर, और उनका नेता सुनील जोशी। सुनील जोशी का नाम समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट में भी सामने आया था, लेकिन जांच पूरी होने से पहले ही दिसंबर 2007 में मध्य प्रदेश के देवास में रहस्यमयी हालत में उसकी हत्या कर दी गई। 2011 में यह केस एनआईए को सौंपा गया। एनआईए ने मक्का मस्जिद ब्लास्ट के लिए कुल 10 लोगों को आरोपी बनाया, जिसमें स्वामी असीमानंद, सुनील जोशी और उनसे जुड़े हुए लोग शामिल थे। इससे पहले 2002 में गुजरात के अक्षरधाम मंदिर पर हुए हमले के बाद भी यही पैटर्न दिखा था। हमले में 32 लोग मारे गए थे। हमले के बाद गुजरात पुलिस ने 6 मुस्लिम लोगों को हमले का आरोपी बनाया। निचली अदालतों और हाईकोर्ट ने इन्हें उम्र कैद और फांसी की सजा सुनाई। लेकिन जब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो साल 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने सभी को बरी कर दिया। अभी हाल फिलहाल का उज्जैन का ही मामला ले लीजिए। 17 जुलाई 2023 उज्जैन में महाकाल की शोभा यात्रा निकल रही थी। अदनान मंसूरी नाम का एक शख्स और उसके 2 साथी इसे अपने छत से देख रहे थे। अदनान के हाथ में एक पानी की बोतल थी। शोभा यात्रा में मौजूद सावन लोट नाम के एक व्यक्ति ने अदनान पर आरोप लगाया कि उसने उन पर थूका है और अदनान के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी। आरोप की पुष्टि के लिए एक वीडियो भी पेश किया गया, जिसमें कुछ मुस्लिम युवक पानी की बोतल के साथ छत पर नजर आ रहे थे। पुलिस पूछताछ में लड़कों ने सफाई दी कि वो महज पानी पी रहे थे। लेकिन फिर भी घटना के 2 दिनों बाद 19 जुलाई 2023 को पुलिस प्रशासन और उज्जैन नगर निगम ने अदनान मंसूरी का घर तोड़ दिया और अदनान को जेल में डाल दिया गया।
इसके अगले साल 16 जनवरी 2024 को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने पाया कि अदनान मंसूरी ने शोभा यात्रा पर नहीं थूका था। शिकायतकर्ता सावन लोट ने भी कोर्ट में कहा कि उसने शोभा यात्रा पर थूकने जैसी कोई हरकत नहीं देखी थी। उसने तो बस पुलिस के दबाव में बयान पर सिग्नेचर कर दिए थे। इन घटनाओं को मिलाकर देखें तो तस्वीर साफ होती है। ये कोई इक्का दुक्का मामले नहीं बल्कि एक सुनियोजित रणनीति का हिस्सा लगते हैं। असली बीमारी सिस्टम में है। जब तक जांच एजेंसियों की मानसिकता नहीं बदलेगी, जब तक अदालतें समय पर फैसला नहीं सुनाएंगी, जब तक पुलिस अफसरों को उनके झूठे केसों के लिए सजा नहीं मिलेगी, ये सिलसिला चलता रहेगा और हर कुछ सालों में कोई नई कब्र खुलेगी जिसमें से एक और बेगुनाह मुस्लिम निकलेगा आतंकी का ठप्पा लिए हुए। 2006 में बम विस्फोट हुआ, यह फैक्ट है। 13 मुसलमानों को आरोपी बनाया गया, यह भी फैक्ट है। 2015 में मकोका कोर्ट ने 5 को सजाए मौत और 7 को उम्र कैद की सजा सुनाई, यह भी फैक्ट है। और यह भी फैक्ट है कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने इन सभी दोषियों को बाइज्जत बरी कर दिया। ऐसे में एक आखिरी सवाल ये कि क्या ट्रेन में बम विस्फोट अपने आप हो गया, या फिर 187 लोगों की मौत और लगभग 800 से अधिक घायलों के दुखों के जिम्मेदार को किसी ने जानबूझकर बचा लिया? आपको क्या लगता है? अपनी राय इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखें। हमारे चैनल के साथ जुड़े, सब्सक्राइब करें इस चैनल को और बेल का आइकन दबा दें ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। शुक्रिया।